हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सिलेबस लिख दिया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी का। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी इंट्रोडक्शन। दूसरा है वेरियस प्रोसेसेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे पॉवर्टी हो गया, एक्सक्लूजन, डेप्रिवेशन। ठीक है। वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल थिंकर्स ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स रहे हैं उन्होंने क्या थ्योरीज दी हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वेरियस डायमेंशन लाइक कास्ट, क्लास, सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी। फिर मोबिलिटी का मीनिंग्स और टाइप्स। ठीक है। 40 to 45 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है इस पार्ट से। ठीक है, शुरू करते हैं। इसे मुझे दोबारा लिखना पड़ा है आज। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा बाद में क्यों, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड है या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बार बार आएंगे, जैसे इगैलिटेरियन। ठीक है, इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? ऑल पीपल इन सोसाइटी आर इक्वल। ठीक है, अभी तो कोई नहीं है लेकिन प्रिमिटिव टाइम में सारे लोग क्या होते थे? इक्वल होते थे। पावर, पावर क्या होता है? व्हेन यू इम्पोज योर विल ऑन अदर्स एंड अदर कांट रेसिस्ट इट। जैसे मैं एग्जाम्पल ऐसा सोचना नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट हो मेरे, तो मैं बोल दिया एक गिलास, ये तो ये काम नहीं है मेरा, लेकिन मान लो मैंने बोल दिया एक गिलास पानी लाने के लिए, और आप पानी ला रहे हो, आप मना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ पावर है, कोई अथॉरिटी है, या आपके फादर मदर बोलते हैं कि पानी ले आओ, तो लाते हैं। आप जो भी समझ रहे हो, आप किसी भी किस्म में उसको पावर, या जैसे बड़े हैं इस सेंस में देख रहे हो, या कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाता है? पावर हो जाता है, अथॉरिटी हो जाती है। ठीक है, कि आप मना नहीं कर पा रहे, रेसिस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। सिनोनिम ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का क्या है? सिनोनिम है पावर। जैसे ब्यूरोक्रेसी में हो गया एस, आई पी एस, आई एफ एस, पुलिस हो गई, उनका भी अपना पावर है, अथॉरिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज। व्हेन यू ऑनर समवन फॉर हिज हर कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। कोई पॉलिटिशियंस हो गए, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। कोई सेलिब्रिटी हो गए, उनको भी वेरियस अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है ना। तो प्रेस्टीज जो आपको मिल रहा है किसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ब्यूटी के, शार्प माइंड के बेसिस पे, या आपने बहुत अच्छा कुछ किसी सेक्टर में अच्छा काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है कंट्री के लिए, उस सेंस में, तो इसको हम प्रेस्टीज कह देते हैं। वेल्थ क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक थिंग और मनी। ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारा लैंड रखे हुए हैं, शेयर्स में आपने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, तो कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग या बहुत सारा मनी हो जाता है, इसको हम वेल्थ कह देते हैं। फिजिकल एसेट्स में जैसे कार हो गया, मशीन, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये सब वेल्थ में कंसीडर किया जाता है। अब चलते हैं क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का सेंस क्या हो गया? डिफ्रेंसिएशन। ठीक है ना, सोशल का मतलब आप जान रहे हो, सोसाइटी। ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन मीन्स डिफरेंसेस। अब दो तरीके के डिफरेंसेस हैं, एक तो है नेचुरल डिफरेंस, और दूसरा क्या है? मैन मेड डिफरेंस। ठीक है। नेचुरल डिफरेंस में क्या हो गया? द नेचर मेड एवरीवन डिफरेंट। अगर आज मैं ये बोलूं कि आप बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, तो नहीं, आप बिल्कुल नहीं दिखते। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपका कलर थोड़ा सा सांवला हो सकता है, कोई बिल्कुल काला हो सकता है, ये बात कलर की हो गई। हाइट अलग हो सकता है, ठीक है ना, आंखों का कलर है। ठीक है। मैं लड़का हूँ, कोई सामने वाला स्टूडेंट होगा, वो लड़की हो सकती है। ठीक है। आईक्यू लेवल अलग, मेरा आईक्यू अलग हो सकता है, सामने वाले का आईक्यू कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, ईक्यू अलग हो सकता है। ठीक है। तो नेचुरली हम क्या है? डिफरेंट हैं। ठीक है। तो जैसे कलर हो गया हमारा, माइंड का शार्पनेस हो गया, ये भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बाय बर्थ जो मिली हुई है। ठीक है। आईक्यू हो गया, ठीक है ना, मूवीज वगैरह में देखते हैं एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसका आईक्यू बहुत हाई रहता है। ठीक है ना, वो अपने से बहुत सारे सीनियर क्लासेस का क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, तो उसको बाय बर्थ क्या मिला हुआ? आईक्यू ज्यादा मिला हुआ। ठीक है। तो ये क्या है? नेचुरली देखा जाए तो हमारे अंदर डिफरेंसेस है। ठीक है। दूसरी बात, मेन मेड डिफरेंस, यानी इंसानों ने जो डिफरेंसेस बनाए, द डिफरेंस विच क्रिएटेड बाय मैन। ठीक है। एग्जाम्पल कास्ट, इंसानों ने बनाया है। हायरार्की, ठीक है, ये सब एक एक वर्ड तो अभी आपको लग रहा है, ये सब हमको पढ़ना है इन डिटेल में। ठीक है ना, आगे चल के सुपियोरिटी, इंफीरियोरिटी, जैसे मान लीजिए जैसे कोई रेस हो गया, ठीक है ना, जैसे मोंगलाइड रेस हो गया, आर्यन रेस है, तो मैं बोल दूं कि, या फिर जैसे हिटलर मानते थे कि आर्यन रेस सबसे बेस्ट है, सुपीरियर है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी फिर आ जाती है।
ठीक है, क्लास का, पावर का, प्रेस्टीज का, वेल्थ का, ठीक है ना। कास्ट जैसे क्लोज ग्रुप हो गया, ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन है इनइक्वालिटी का। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बात एक्स्ट्रा में लिखी है, एक्स्ट्रा वाली चीज़ें जो होती है मैं इस कलर से लिख देता हूँ। डिफरेंसेस इतने हैं तो इनइक्वालिटी भी क्या रहेगी, हमेशा हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी। यानी हमारे और आपके बीच में जो नेचुरल डिफरेंसेस भी हैं और उसको बाद में इंसानों ने क्रिएट जो कर दिया है, और इतने तरीके के हैं, यानी बहुत टाइप्स के जो डिफरेंसेस हैं ना हमारे आपके बीच में, तो उसके वजह से, अच्छा ऐसे देखो, आपके और मेरे बीच में मान लो 5 डिफरेंस है, तो इस 5 डिफरेंस से क्या हो गए, हम दोनों अलग हो गए। अच्छा, सेम मान के चल रहा हूं कि इंसानों ने यही 5 इनइक्वालिटी बना दी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये 5 नहीं, आगे चल के फिर ये 10 हो गया, तो ये 10 तरह की इनइक्वालिटी जो हो गई, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये मैन हूं, ये फीमेल है, ठीक है, मैन एंड वुमेन है मान लीजिए, या बॉय गर्ल है, तो जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। क्योंकि हमने तो पहले देखा कि एक लड़का है, एक लड़की है, लेकिन इसको फिर क्या बना दिया गया, जेंडर। क्यों? क्योंकि मैन अपना डोमिनेंस शो कर रहे हैं, फीमेल को ना वर्क प्लेस पे सेम वेतन मिल रहा है, ये बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या करके क्या हो गया, बहुत सारी इनइक्वालिटी आ गई। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि डिफरेंसेस इतने सारे हैं जिसके वजह से इनइक्वालिटी भी बहुत टाइप्स के हो गए हैं। अब इनइक्वालिटी भी जो बहुत टाइप्स के हो गए हैं, इसीलिए कोई ना कोई इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट हमेशा करेगी ही करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचर क्रिएटेड डिफरेंसेस, मैन क्रिएटेड इनइक्वालिटी। यानी नेचर ने सिर्फ डिफरेंसेस दिए थे हमें, हमने क्या किया, उसको इनइक्वालिटी में चेंज किया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेफिनेशन क्या हुआ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन सोसाइटी विच स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंशिएशन एंड एंड इन एक्सक्लूजन। ध्यान देने सॉरी ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्सक्लूजन, ठीक है ना। यानी एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे नहीं लेना है कोई भी एग्जाम्पल्स को। जैसे मान लीजिए मैं हूं फेयर कलर का, ठीक है, आप ब्लैक हैं, आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लैक है। आपको मैंने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया, ठीक है। पहले तो क्या है, ये सिर्फ एक डिफरेंशिएशन है, मैं गोरा आप काले, काले को एक साइड करते 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 हमने क्या कर दिया, सोसाइटी से ही अलग कर दिया, ठीक है। इसको रेसिज्म कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक व्हाइट का, ठीक है। तो एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो जाना, सोसाइटी से एकदम दरकिनार कर देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। ये भी अपने आप में एक टॉपिक है पूरा बड़ा सा, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। एज पर सुदरलैंड एंड मैक्सवेल, differentiation in society of one strata is more than other strata called as social stratification। यानी सुदरलैंड और मैक्सवेल ने ये बात कही है कि डिफरेंशिएशन जो सोसाइटी में एक स्ट्राटा में है वो क्या है, दूसरे में और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर सब कैटेगरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इवेल्युएशन, तीसरा है रैंकिंग और चौथा है रिवार्ड, ठीक है। ये स्ट्रेटिफिकेशन का सब कैटेगरी है। यानी इन एवरी सोसाइटी देयर आर नेचुरल एंड मैन मेड डिफरेंसेस, जैसे एज हो गया, जेंडर, कास्ट, रेस, तो ये सब क्या हो गए, कुछ तो नेचुरल है और कुछ क्या है, मैन मेड डिफरेंसेस है, तो इसको हमने डिफरेंशिएशन का नाम दिया। दूसरा क्या हो गया, इवेल्युएशन, सोसाइटी इवेल्युएशन इंस्पेक्ट द डिफरेंस एंड मार्क्ड एज सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। जैसे व्हाइट पीपल सुपीरियर है और ब्लैक क्या है, इंफीरियर है, ठीक है। तो सोसाइटी क्या कर रहा है, कर रहे हैं मतलब सोसाइटी देख रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है। इफ इवेल्युएट क्या कर रहा है, जो डिफरेंसेस मिले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को इवेल्युएट करने के बाद वो बता रहा है कि इन दोनों में सुपीरियर कौन होगा और इन दोनों में इंफीरियर कौन होगा, ठीक है। जैसे ये व्हाइट पीपल वाली बात है, व्हाइट पीपल क्या है, सुपीरियर है, और ब्लैक क्या होंगे, इंफीरियर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ही अभी जो एग्जाम्पल दिया था, अब ब्रिटिशर्स क्या थे, गोरे थे, तो यहाँ पे भी जो अभी गोरे होंगे वो अपने आप को क्या समझेंगे, सुपीरियर समझेंगे। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो हम ब्रिटिशर को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये चीजें ऐसे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रैंकिंग, द सोसाइटी गिव रैंकिंग फॉर डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। जैसे क्लास, क्लास में क्या है, सबसे ऊपर कौन सा हो गया, अपर क्लास, सेकंड में कौन हो गया,
मिडिल क्लास, नीचे में कौन हो गया, लोअर क्लास। तो क्या दे दिया इसको, रैंक्स दे दिए, ठीक है। चौथा क्या चलता है, रिवार्ड, सोसाइटी विल गिव यू अवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज मिलता है, भारत रत्न मिलता है। पनिशमेंट वाले लोगों को क्या मिलता है, जेल मिलता है, जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं तो जेल मिलता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने फिगर्स में भी ऐसे बना के दिखा दिया है। डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, यानी देख लो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इवेल्युएट किया, ठीक है ना, ये तराजू हो गया, तराजू में कौन ज्यादा, कौन सुपीरियर, कौन इंफीरियर। रैंकिंग हो गई, रैंक 1 2 3। और इसमें मैंने शो कर दिया है अवार्ड पनिश का, जिसको अवार्ड मिल रहा है वो खुश है, जिसको पनिश किया जा रहा है वो थोड़ा दुखी है। ये रहा डायग्राम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, सुपर रिच है, प्रेस्टीज ज्यादा होगा, रैंक 1, धीरे धीरे नीचे पुअर पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात पहले बता दे रहा हूं, देखिए अभी से जो भी आप अब टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात पहले शेयर करना आपसे जरूरी था, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स का नाम आपने ऊपर जब मैं सिलेबस बता रहा था, जैसे पॉवर्टी पढ़ना है, हमें डेप्रीवेशन पढ़ना है, ठीक है। आज ही हम अभी इस टॉपिक के बाद इक्वालिटी पढ़ेंगे, इन इक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना कैसे चाहिए, एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूं आपको, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। अब जैसे स्ट्रेटिफिकेशन, अभी अगर मैं आपसे पूछूं हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, तो सर बोलोगे सर हम पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 क्या है, सोशियोलॉजिकल थिंकर। मेनली टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम कंसीडर करते हैं इसमें सोशियोलॉजिकल थिंकर को, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स यहाँ से आता है, ठीक है। पेपर 2 क्या है, पेपर 2 सर इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बात समझो, अब जैसे इक्वालिटी जब हम पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि हम पेपर 1 में पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेंगे इससे रिलेटेड थ्योरीज किसने दी, तो जैसे कार्ल मार्क्स ने दी, विबर ने दी, ये तो हम जान लेंगे। छूट क्या जाएगा हमारा, हमारा छूट जाएगा इंडियन पर्सपेक्टिव, या बोल सकते हैं जो ये इंडियन वाला पार्ट है, यहाँ हमारे देश में भी तो इक्वालिटी इक्वालिटी है ना, हमारे देश में भी तो पॉवर्टी है ना, तो वो पार्ट छूट जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, वो पढ़ते हैं कि पेपर 1 ऐसे पूरा पढ़ लिया, वो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अभी तुम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे हो वो पढ़ लिया, या मान लो पॉवर्टी तुम पढ़ रहे हो, तो पॉवर्टी को तुमने पेपर 1 के बेसिस पे पढ़ लिया कि मार्क्स ने क्या बोला है पॉवर्टी पे, वीबर ने क्या बोला है। लेकिन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है वो तो आप अब सीधा सेकंड पेपर में पढ़ोगे, और फिर उसको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ के कंबाइन करना पड़ता है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है कि आप ये पॉवर्टी पढ़ो ना, तो एक बार में पूरा पढ़ लो। कैसे पढ़ लो पूरा, जो थ्योरीज दी गई हैं वो पढ़ लो, और जो इंडियंस ने भी दी है वो भी यहीं पढ़ लो, यानी ये ओवरऑल जो टॉपिक है ना उसको यहीं खत्म कर लो, ठीक है। पेपर 2 में जो पढ़ना होगा टॉपिक, जैसे पढ़ना होगा उतना वहां पढ़ लेंगे। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका जो मैंने बताया बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि पेपर 1 के हिसाब से वो पढ़ते हैं, पेपर 2 पढ़ते हैं फिर, और पेपर 2 की चीज को फिर इस जगह पे लाके कंबाइन करता है। तो कंबाइन फिर आपको करना पड़ जाएगा, मैं नहीं करूंगा। और ऐसे नहीं तो मैं कंबाइन करके एक बार में ही पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। फिर ये जब पेपर 2 पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत डिटेल में उसमें भी सुन लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें सुनोगे शायद समझ में ना आए, तो वेट करना है, ठीक है। चलो, अच्छा एक और चीज है, देखिए इसमें क्या होता है ना, थ्योरीज दी हैं या पर्सपेक्टिव, जैसे मान लो यही पॉवर्टी के बारे में कौन से सोशोलॉजिकल थिंकर ने क्या कहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीजें कही हैं। तो 2 4 5 7 जो लोगों ने मेन जो लोग हैं उनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। जब आप कोट करते हैं किसी सोशियोलॉजिकल थिंकर को, पॉवर्टी का डेफिनेशन आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़े, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, क्या होता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। आपको कोट करना होगा कि सोशियोलॉजिकल थिंकर के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इस रीजन से होता है, या उन्होंने ये थ्योरी बता रखी है, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो मेरा मानना है 5 6 7 तक भी याद रखो, लेकिन अगर ये देखोगे कि मैं बहुत सारा लिख लूं, लिखने से कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना याद रखना होगा, ठीक है ना। तो बहुत लोगों ने क्योंकि बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे ये सब नाम आपको याद रखना होगा, टीबी बॉटम मोर, मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो पूरा ही आपको पढ़ा दूंगा, जितना आपको कोई दिक्कत होगा
कुछ चीज़ छूट रहा होगा, इग्नू का मटेरियल हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, धीरे धीरे मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बस आप मन लगा के पढ़ो। द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैटेगराइज इन फॉलोइंग डिवीजन। ठीक है, 4 डिवीजन दिया किसने, टीबी बॉटममोर ने। क्या बोला कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो इन आधार पे चल रहा है। पहला क्या है, स्लेवरी सिस्टम। मास्टर्स क्या होते थे, सुपीरियर होते थे और वही सिटीजन्स भी होते थे। स्लेव्स क्या होते थे, इंफीरियर होते थे और वो सिटीजन्स नहीं कहलाते थे। ठीक है, बाद में स्लेवरी सिस्टम को एक्ट से एबॉलिश किया गया। दूसरा सिस्टम भी आपने सुना है, स्टेट सिस्टम चला था। स्टेट 1 क्लर्जी, प्राइस्ट, ये सब रहेंगे, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। स्टेट 2 में कौन रहेगा, किंग रहेंगे। अच्छा, इन दोनों के पास वोटिंग राइट है, बाद बाकी किसी के पास, बाद बाकी जितने लोग बच गए वो रेस्ट में आ गए स्टेट 3 में, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, चलिए। थर्ड सिस्टम कास्ट सिस्टम, ये कहाँ चलता है, इंडियन सोसाइटी में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सुन रखा है आपने। फोर्थ है क्लास सिस्टम, वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, ये मॉडर्न सोसाइटी सिस्टम कहते हैं, जिसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पीजेंट क्लास। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लास बना दिए गए हैं। जो जितना ऊपर है उसके पास उतना वेल्थ है, उतना ही उसकी इज्जत है, यानी प्रेस्टीज है। ठीक है, वेल्थ, प्रोफेशनल वर्कर्स ज़्यादातर मिडिल क्लास में देखे जा रहे हैं, लोअर क्लास में पुअर पीपल है, पीजेंट क्लास में तो एग्रीकल्चर पीपल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पढ़ना है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया, वो थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन था, आगे पढ़ना है। स्ट्रेटिफिकेशन में ही ये सारी चीज़ें हैं, उनको और भी आगे डिटेल में, हर बार स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड आएगा। तो अब स्ट्रेटिफिकेशन हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं कि डिफरेंसेस के वजह से कुछ इनइक्वालिटी आ जाती है सोसाइटी में, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटा में सोसाइटी बटा हुआ है। ठीक है, स्ट्राटा मीन्स ग्रुप। ठीक है, बायो वगैरह में सुना होगा ये वर्ड। अब आ गया एक इक्वालिटी और दूसरा आ गया इनइक्वालिटी। तो पहले शुरू करते हैं इक्वालिटी से। यही मैंने पहले क्या किया था ना, नॉर्मल तरीके से इस चीज़ को लिख दिया था कि सिर्फ इक्वालिटी थोड़ा बहुत बताना है, थोड़ा बहुत सो जो थिंकर्स है उन्होंने जो कहा है, और मैंने बंद कर दिया था। मतलब ऐसे ही इनइक्वालिटी को भी मैंने बता के बंद कर दिया था। अब क्या हुआ, मुझे पूरा मिटाना पड़ा और फिर से सोचा कि एक ही बार में पढ़ाओ, पूरा डिटेल में पढ़ा दो। तो अब आपको समझ में आएगा कि लेक्चर क्यों बड़ा होने वाला है। इक्वालिटी मीन्स that all individuals are treated as having equal worth, equal opportunity और equal rights irrespective, यानी ये सारी चीजें इक्वली इनको मिले, राइट्स, अपॉर्चुनिटी, इनका इक्वल वर्थ हो सोसाइटी में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस और रिलीजन, इन चीजों को हटा के। इक्वालिटी डज नॉट मीन सेमनेस, यानी कोई चीज सेम है उसको हम इक्वालिटी नहीं कहते, बट रेदर एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो सोशल प्रिविलेज का जो जैसे होता है ना, कि मान लीजिए आपका कास्ट हाई, आप हाई कास्ट से हो, आपको प्रिविलेज, आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिल रही है, और जो लोअर क्लास के लोग हैं, ठीक है ना, लोअर कास्ट के, क्लास नहीं बोल सकता, कास्ट के लोग हैं, तो उसको आप रिस्पेक्ट कम दे रहे हो, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एब्सेंस जो सोशल प्रिविलेज का है या जो डिस्क्रिमिनेशन का है, ठीक है ना, इसको इनइक्वालिटी ही कहते हैं। इसीलिए अगर इनको हटाया जाए तब कह सकते हैं कि इक्वालिटी है। ठीक है, तो इक्वालिटी इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एंड सोशल रिस्पेक्ट, नॉट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, यानी सही ट्रीटमेंट नहीं भी मिल रहा है ना, ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी है। आप इस आदमी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, इस आदमी को नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये देखा जाए तो दोनों इंसान अपना जी रहे हैं। तो इसीलिए आप इक्वालिटी को ये नहीं बोल सकते कि बस सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, आप इससे डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, आप किसी वजह से डिसरिस्पेक्ट से, चाहे वो रेस के वजह से, क्लास के वजह से, रिलीजन के वजह से आप डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, चलिए डायमेंशंस क्या है इक्वालिटी के। लीगल इक्वालिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक, जेंडर, कल्चरल। लीगल इक्वालिटी क्या हो गया, वही इक्वालिटी बिफोर लॉ। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, ऐसे इजी ही है। ठीक है ना, आर्टिकल 14 सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पॉलिटिकल इक्वालिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सब लोग दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन
से हों। सोशल इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ कास्ट, जेंडर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है ना, ये आर्टिकल शायद 15 में है, ठीक है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। इकोनॉमिक फेयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, तो मिनिमम वेज से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड लॉज वगैरह बनाए गए हैं। जेंडर से इक्वल राइट्स एंड स्टेटस ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी मैन और वुमेन्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो रिजर्वेशन वगैरह वुमेन्स को दिया गया है पंचायती राज सिस्टम में, और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में भी दिया गया है, जैसे बिहार गवर्नमेंट में दिया गया है रिजर्वेशन, ठीक है। तो उनको ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, इक्वल करने की कोशिश की जा रही है। कल्चरल इक्वालिटी, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल कम्युनिटीज, तो कंट्री में सेकुलरिज्म है। लिंग्विस्टिक, क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, यानी इस तरीके से हम इक्वालिटी दे रहे हैं। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब देखिए, ऐसे मैंने दोनों के लिए लिख दिया है, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, बट देखा जाए तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जब आप इक्वालिटी के बारे में अभी पढ़ रहे हो, अगर वैसा ट्रीटमेंट जहां नहीं दिया जा रहा हो, वो सभी जगह क्या हो जाएंगे, इनइक्वालिटी की हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, एक को 50 रुपए, एक को 50 रुपए, इक्वलिटी है। एक को 50, एक को 20, इनइक्वलिटी हो गई, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हम जितना पढ़ रहे हैं, अगर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो वो इनइक्वलिटी हो जाएगी, या होता है ना, जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी हो जाएगी। तो सोशियोलॉजी स्टडीज बोथ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी टुगेदर, साथ में ही पढ़ा जाता है। इनइक्वालिटी इज द इंपेरिकल रियलिटी ऑफ सोसाइटी, ये समझने वाली बात है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे जितनी बातें मैंने लिखी हैं, ये अगर आप समझ जा रहे हो, समझो इक्वालिटी इनइक्वालिटी आप समझ गए पूरी तरीके से। इतनी सारी इक्वालिटी देख रहे हैं आप, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल। अच्छा, इतने सारी चीजें हो भी रही हैं हमारे सोसाइटी में, बिल्कुल सही है सर। इतने सारे जो एग्जांपल है, आर्टिकल 14 हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, मिनिमम वेज, लैंड रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया जा रहा है, सेकुलरिज्म है, लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म है। तो आप मेरे को बताओ, क्या सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है? अब कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या जेंडर इक्वालिटी है हमारे कंट्री में? तो बोलोगे सर नहीं। क्या कल्चरल इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है सर। इकोनॉमिक इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। सोशल इक्वालिटी है? नहीं, मतलब कास्ट, जेंडर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। सोचिए, मान लीजिए आपके कंट्री में मिनिमम एज मुझे याद नहीं आ रही है, आप कमेंट कर देना कि मिनिमम एज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की क्या होती है। अब आप ये बताइए, एक भी नेता आपको थोड़ा जवान दिखता है? सीधा बूढ़े हैं। तो कुछ ना कुछ उन लोगों ने ग्रुपिंग कर रखी है ना, कि न्यू यूथ आ ही नहीं पाएंगे। लीगल इक्वालिटी, आर्टिकल 14, तो लॉज हैं, यानी ये बताना क्या चाह रहा है, मैं ये सब एग्जांपल क्यों दिया हूं आपको, इनइक्वालिटी क्या बता रहा है आपको, रियलिटी बता रहा है सोसाइटी की। यानी कि इक्वालिटी जो हम पेन पेपर्स या बहुत तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर ऑन द ग्राउंड नहीं है अभी तक, चाहे इंडिया की बात हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं की भी बात हो, ठीक है। जैसे इक्वालिटी इज द नॉर्मेटिव आइडल व्हाट सोसाइटी स्ट्राइव फॉर, यानी जो सोसाइटी स्ट्राइव फॉर मतलब चाहती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जैसे इंडिया में हिस्टोरिकली हैड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी थी, ठीक है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एम्स फॉर इक्वालिटी थ्रू राइट्स एंड रिजर्वेशन, यानी मॉडर्न जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, इक्वालिटी दे रहा है थ्रू राइट्स एंड रिजर्वेशन। लेकिन उससे भी क्या इक्वालिटी आ गई है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब मजेदार चीज है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन इक्वालिटी। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसको ऐसे देखो, एक हो गया जैसे फंक्शनलिस्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान दोगे, ये बता दे रहा हूँ, पीडीएफ तो आप ही के पास जाएगी ना। देखो, यहाँ से हम पढ़ना शुरू किए हैं इक्वालिटी से, तो ये जो स्टार मार्क होता है ना, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर पहला टॉपिक हमने इक्वालिटी पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, तीसरा क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड, चौथा क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो चीजें पढ़ रहे हैं,
फिर नेक्स्ट जो ये स्टार मार्क आएगा वो 5वां पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो, तो पहला क्या है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी एक होंगे फंक्शनलिस्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट वाले हो जाएंगे, वीवर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी जिन्होंने दी है इक्वालिटीज पे उसकी बात कर रहे हैं। तो फंक्शनलिस्ट पार्सन्स हो गए, डेविस एंड मूरे हो गए, इन्होंने क्या कहा है, इनइक्वालिटी एंड हायरार्की आर फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे सोसाइटी में जो भी चीजें ये बनी हुई है ना, ये सोसाइटी के फंक्शंस को पूरा करने के लिए बनी हुई है, ये ऐसा सोचते हैं फंक्शनलिस्ट वाले लोग। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज पॉसिबल बट नॉट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है लेकिन जो इक्वल आउटकम है ना वो नहीं आएगा, रिजल्ट इक्वल नहीं आने वाला है। रोल्स रिक्वायरिंग मोर टैलेंट एंड ट्रेनिंग शुड गेट हायर रिवॉर्ड्स, यानी वो सारे रोल्स जिसमें ज्यादा टैलेंट की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको क्या मिलेंगे, हायर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर रहे हैं, ज्यादा टैलेंट वाला काम कर रहे हैं, तो उनको हायर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इन मॉडर्न सोसाइटी अचीव स्टेटस रिप्लेसेस एस्क्राइब स्टेटस, एस्क्राइब वही बाय बर्थ जो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये मोर इक्वल, तो ऐसा फंक्शनलिस्ट का सोचना है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, फंक्शनलिस्ट जस्टिफाई इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ मेरिट एंड एफिशिएंसी, यानी ये जो फंक्शनलिस्ट लोग हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, किसके नाम पे, मेरिट के नाम पे या एफिशिएंसी के नाम पे। इग्नोर स्ट्रक्चरल बैरियर्स, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चरली बैरियर बना हुआ है आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से काम करेगा, टैलेंट की जरूरत है तो उस आदमी में टैलेंट है तो वो अच्छे से काम करेगा, वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वहां तक का एजुकेशन उसको नहीं दिया जा रहा है किसी सर्टेन ग्रुप को, तो वहां तक तो वो आदमी पहुंचेगा ही नहीं। इसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। चलो, अच्छा ये याद रखना, फंक्शनलिस्ट लोग जो ये कह रहे हैं ये आज नहीं कह रहे हैं, पुरानी बात है। तो पुराने टाइम की जो सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग सोचो कि अब मान लो कोई एक ग्रुप है, जैसे आप बोल रहे हैं डॉक्टर्स हैं, टैलेंट है, ये दो लोग हैं, यही दो लोगों ने एजुकेशन लिया है, यही डॉक्टर एक बन गया, एक लॉयर बन गया, बाद बाकी जो बड़ा ग्रुप है उसको तो आप पढ़ाई ही नहीं दे रहे हो, पढ़ने ही नहीं दे रहे हो। तो आप कैसे बात कर रहे हो कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो अच्छा पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसकी आप बात ही नहीं कर रहे, इसको तो आप ऊपर आने ही नहीं दे रहे हो, एजुकेशन ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इसमें मार्क्स हो गए, डेरेन डॉफ हो गए, ठीक है, पूरा नाम रल्फ, अब पता नहीं वहां कैसे प्रोनाउंस करते होंगे, रल्फ डेरेनड्रॉप। तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पावर एंड क्लास रिलेशन, यानी आप लोग मार्क्स को पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, उनका तो हमेशा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही है, ठीक है। तो इनका भी अभी भी क्या कहना है कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट है पावर और क्लास रिलेशंस के। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, इनइक्वालिटी क्यों एराइज हो रहा है, ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कुछ लोगों ने प्रोडक्शन अपने हाथ में रखा है, ऑनर बने हुए हैं, तो बाद बाकी जो वर्कर क्लास है वो क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, इनइक्वल रहेगा। इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन क्लास एक्सप्लॉयटेशन एंड, यानी जब क्या बन जाएगी, ये जो वर्कर हैं ये प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है ना, ऑनर्स को, वो जो हैव्स हैं, हैव नॉट्स हैं, वो हैव से जब करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और बाद में जब क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी तभी इक्वालिटी आएगी। कैपिटलिज्म प्रिटेंड्स इक्वालिटी, यानी कैपिटलिज्म ऐसा शो करता है कि वो इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, लीगल इक्वालिटी को, बट मेंटेन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसको भी मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कोई बड़ी बिल्डिंग है किसी कंपनी की, एक्स वाई जेड, तो ये यहाँ के लोगों को प्रॉपर सैलरी दे रहा है लीगल तरीके से कि आपको 20,000 मिलना चाहिए, 20,000 मिलेगा, तो सबको सैलरी तो दे रहा है, ठीक है ना, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ये मॉडर्न का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा तो उसको जाएगा। तो आप हो सकता है 10 से 15,000 पे पहुंचोगे और वो 20 लाख से सीधा 80 लाख पे पहुंच रहा है। तो हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में, इनकम का इनइक्वालिटी। आगे आप भी बढ़ रहा है, आगे आप भी, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत आगे से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग किसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो। ऐसा मार्क्स का कहना है, मेरा कहना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल्फ डेरेनड्रॉफ क्या कह रहे हैं, इवन इफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनइक्वालिटी परसिस्ट थ्रू अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी,
यानी डेरेनरॉफ का कहना है कि इनइक्वालिटी तो अभी भी है, मॉडर्न सोसाइटी हो गई बट अभी भी इनइक्वालिटी है। कैसे है? वाया अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी पे कुछ टॉप लोग बैठे हुए हैं जो इनइक्वालिटी करते हैं। नेक्स्ट है फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो भी हैं, ये तीन जो हैं, दो तीन, व्यू इक्वालिटी एज पॉसिबल ओनली थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वेल्थ, यानी पावर और वेल्थ को, ठीक है ना, वेल्थ जो भी आपने हजारों हजार करोड़ रुपया कमा रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पूरा, तो सब बराबर हो जाएंगे। या पावर को जो आपके ऊपर लेवल पे सब दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं वो पावर को बोलिए कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तब जाके क्या होंगे, सब लोग इक्वल होंगे। आगे चलते हैं। इसीलिए ना मार्क्स तो आगे क्या कहते हैं कि सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, और आगे चल के इन फ्यूचर क्या हो जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। जब क्लासलेस है, क्लासलेस का मतलब ये है कि कोई अपर नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई लोअर क्लास नहीं है, सब एक बराबर हो गए। तो सब एक बराबर हो गए तो उसी को हम इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विबेरियन पर्सपेक्टिव, यानी ये वही है, वीबर है, विबेरियन बस लिखा हुआ। तो इक्वालिटी कांट बी टोटल बिकॉज इन इक्वालिटी एग्जिस्ट इन, यहाँ टोटल के बाद मैंने लगता है कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि इनइक्वालिटी है, ठीक है, लेकिन उसके तीन डायमेंशन है सिर्फ। यहाँ टोटल इकोनॉमिक शायद होगा, क्योंकि ये मार्क्स को थोड़ा क्रिटिसाइज किए थे कि आप सिर्फ इकोनॉमिक आधार पे देख रहे हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी क्या है, क्लास, स्टेटस और पार्टी के डायमेंशंस में ये इनइक्वालिटी रहती है, ठीक है ना। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, सोशल ऑनर एंड लाइफस्टाइल, तो ये सोसाइटी रिलेटेड हो गई, पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज यानी पावर एंड अथॉरिटी रिलेटेड हो गई। तो इस अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। वीबर सपोर्ट किए हैं फॉर्मल लीगल इक्वालिटी को, बट ये भी एक्सेप्ट उन्होंने किया है कि बट एक्सेप्ट प्रैक्टिकल इनइक्वालिटी एज इनएविटेबल, यानी जो इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में है वो जल्दी या कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसा इनका मानना है। फिर क्या है, लिबरल लोगों के पर्सपेक्टिव्स क्या है, एडवोकेट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहीं कहीं पे दिखती तो है, लेकिन आउटकम जो है वो उसका इक्वल नहीं आता है। समझ रहे हो ना, आउटकम इक्वल नहीं आने का मतलब, जैसे ऐसे समझो, एक दो तीन चार, मौका चारों को दिया गया, लेकिन एट द एंड मैं जान इन दोनों को रहा हूं तो यही दोनों ऊपर आएंगे, कल से इन दोनों की जॉब गई। या मान लो इन चारों को मैंने लिया है, ए बी सी डी, प्रमोशन दो को देना है, प्रमोशन जाएगा इन दोनों को, ठीक है। बिलीव्स इन अब वो देखो इनइक्वालिटी बहुत सारी है ना, इकोनॉमिक है, जेंडर है, कास्ट है, रिलीजन है। हो सकता है ये मेरे ही कास्ट के दो लोग हैं, इनको प्रमोशन मिलेगा, ये मेरे कास्ट के नहीं है, नहीं मिलेगा, ये होता है, ठीक है। तो आउटकम इक्वल नहीं आता है, ये रिजल्ट बोल सकते हैं आप। बिलीव्स इन इंडिविजुअल राइट्स, एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो लिबरल पर्सपेक्टिव क्या मानते हैं कि इक्वालिटी आएगी इंडिविजुअल राइट्स, प्रॉपर एजुकेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से, ठीक है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी इज जस्ट इफ इट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज, यानी इनका ऐसा मानना है, इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग क्या कहना है कि इनइक्वालिटी को हटाना है, ठीक है ना, खत्म करना है, तो सबसे अच्छा है कि जो सबसे लीस्ट एडवांटेज लोग हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट दे दीजिए, वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट की पर्सपेक्टिव, ये क्या मानती हैं, जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल, ठीक है। पेट्रियार्कल सिस्टम जो है क्रिएट कर रखा है क्या, जेंडर्ड इनइक्वालिटीज इन कहाँ कहाँ, फैमिली में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में। फैमिली में जैसे डोमेस्टिक वर्क वो कर रही हैं महिलाएं, इकोनॉमी में वेज गैप है, ये भी बहुत जगह होता है, खासतौर में आप प्राइवेट जगह पे देख सकते हो कि जैसे कैसे बताऊं, हाँ, ये एक्स वाई है, मैन है, ये एक्स जेड है, ये फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल, दोनों सेम पोस्ट पे हैं, ठीक है, सेम जॉब रोल है इनका, सेम ड्यूटी है, सेम टाइम पे आते हैं, सेम टाइम पे जाते हैं, वर्क एफिशिएंसी भी दोनों की बराबर है, एक को मिलता है जो मेल है उसको 20,000, एक को मिल रहा है 17,000। अब ये क्या हो गया, इनकम इनइक्वालिटी हुआ या वेज गैप कह सकते हैं इसको, किस लिए, बस ये फीमेल है इसीलिए, ठीक है। पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, हम, देखो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऐसे समझो, रुको,
जैसे घर में ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ये ब्रदर हैं, ये सिस्टर है, एक फादर के एक बेटे हैं, एक बेटी है, ठीक है। जब इक्वल की बात आती है तो हमारे दिमाग में मैथ्स का जो परसेंटेज है वो क्या है, 50-50 है ना। अगर हम 33% अगर आप दे भी रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको इक्वालिटी कैसे बोल दें। 33% क्यों, 50% ना होगा इक्वल। समझ पा रहे हो ना। तो पॉलिटिक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन उनका कम है, और अगर आपने दिया भी है तो अभी 33 दिया है। इक्वल मतलब 50 होता है, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट, अच्छा देखो, इतना ही है, बहुत अच्छा खासा है ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक के भी फिर अंदर डीप जाओगे ना तो और ब्रांचेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट में भी फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेडिकल हैं, मार्क्सिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, उन सबका अलग अलग कहना है। उतना अंदर नहीं जाना है, इतने से ही काम हो जाएगा। तो रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कह रही है, कॉल फॉर स्ट्रक्चर चेंज, यानी स्ट्रक्चर्स में ही चेंज कीजिए आप। लिबरल फेमिनिस्ट का क्या कहना है, डिमांड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लॉ, ठीक है ना। इक्वल एक्सेस होना चाहिए, जितना मेंस का है उतना गर्ल्स का भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक आ गया यहाँ, पॉइंट नंबर 5 खत्म, ठीक है। अब क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीजें थी वो खत्म हो गई। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड देयर व्यूज ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी पे उनका क्या कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है, वो इक्वालिटी को ओनली देखते हैं जब क्लासलेस सोसाइटी बनेगी तभी इक्वालिटी आएगी। मैक्स वेबर कैसे देखते हैं, लीगल इक्वालिटी पॉसिबल, स्टेटस बेस्ड इनइक्वालिटी हमेशा परसिस्ट करेगा सोसाइटी में। एमिली डर्कheim क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी लीड्स टू मोरल इक्वालिटी, अगर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होगी तो मोरल इक्वालिटी आ सकती है। टालकोट पर्सन का क्या कहना है, इक्वालिटी थ्रू अचीव स्टेटस एंड यूनिवर्सलिज्म के थ्रू हम क्या ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं। जॉन रॉल्स का क्या कहना है, इनइक्वालिटीज आर जस्ट इफ दे हेल्प द वीकेस्ट, अगर वीकेस्ट को हम हेल्प कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो ऊपर आएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। लुइस डोमेंट का क्या कहना है, अब देखो फिर वही है, अब ये इंडियन सोसाइटी के बारे में बात आ गई। तो हम तो पढ़ रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 जब पढ़ते तब ये इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। देखो बहुत जगह पे क्या होगा ना, जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि पेपर 1 के सारे टॉपिक्स वहां आए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में ही टोटल खत्म करें, ठीक है। तो लुइस डोमेंट का क्या कहना है कि इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन हेरारकी नॉट इक्वालिटी, यानी हेरारकी बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेरारकी ही है, ये इसको हेरारकी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय हेरारकी बना हुआ है, ठीक है। इक्वालिटी के बेस्ड पे नहीं है, क्योंकि ये जब हेरारकी आपने बना दिया तो ये टॉप पे है, यानी सुपीरियर हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। एम एन श्रीनिवास क्या कहते हैं, संस्कृताइजेशन शोज लिमिटेड मोबिलिटी बट नॉट फुल इक्वालिटी। अब ये देखो इसके जो एम एन श्रीनिवास था ना, जब इंडियन सोसाइटी हम शुरू करेंगे तो फर्स्ट इन्हीं की थ्योरी हमें पढ़नी है, और ये थ्योरी ही है संस्कृताइजेशन से रिलेटेड। बस थोड़ा सा बता रहा हूँ अभी समझने के लिए कि संस्कृताइजेशन क्या शो कर रहा है, लिमिटेड मोबिलिटी, इसी को मैं कह रहा हूँ संस्कृताइजेशन है, ठीक है ना। जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, उसी बेस्ड पे थ्योरी है। तो क्या है, आप नीचे से टॉप पे नहीं जा सकते, मोबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है, कुछ कास्ट में हो सकती है, लेकिन कास्ट से कास्ट में हो सकती है, जैसे ओबीसी है ना, मान लो आप ओबीसी हो तो ओबीसी के किसी और कास्ट में जा सकते हो या सब टाइप में जा सकते हो, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, यानी मोबिलिटी पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड है। और ये क्या है, मोबिलिटी से इक्वालिटी नहीं आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हायरार्की सिस्टम अभी भी बना हुआ है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, हेनरी बेटेल, इक्वालिटी हायरार्की एंड लिबर्टी एग्जिस्ट को एग्जिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट इन इंडिया, यानी इक्वालिटी हायरार्की लिबर्टी ये सब क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं और कन्फ्लिक्ट भी लाते हैं इंडिया में, ठीक है। अब ये इक्वालिटी का लग देखो, यहां तक जो हमने पढ़ा ना, ये इक्वालिटी का पेपर 1 के हिसाब से सब कंप्लीट हो गया। अब अगर हम पेपर 2 की चीज को ऐड जब हम कर देंगे ना, जैसे अब मैं दिखा रहा हूं आपको इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये चीज जैसे ही आप पेपर में अगर मान लो यही क्वेश्चन आया कि इक्वालिटी के बारे में आपका पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए बताइए, तो जब आप ये सब भी लिखेंगे ना तो आपका आंसर ज्यादा डाइवर्स बनेगा, आपको नंबर से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक हम सब पॉइंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखो
ब्लैक से लिख रहा हूँ अभी, ये देखो। पहले हमने इक्वलिटी का डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद डायमेंशंस देखा, डायमेंशन के बाद रिलेशनशिप देखा, रिलेशन के बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी देखा। अब ये सब उसके अंदर था। फिर अब इसके बाद डायरेक्ट हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड देयर व्यूज ऑन इक्वालिटी देखा। अब उसके बाद हम ये टॉपिक देख रहे हैं, इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये है ब्रॉडली पिक्चर कि एक बार में इक्वालिटी टोटल खत्म। तो इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो पहला है ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, वो क्या है? हायरार्किकल है या इनइगैलिटेरियन है। इनइगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, इनइगैलिटी अभी हमने ऊपर सबसे पढ़ा था, इगैलिटेरियन का मतलब इक्वल होता है, इनइगैलिटेरियन है यानी इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो इनइक्वालिटी हो गई। तो बेस्ड ऑन क्या है? कास्ट है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब देखो जैसे ही पेट्रियार्कल आ गई तो जेंडर वाली बात आ जाएगी, यानी मेल और फीमेल तो इक्वल नहीं है, खत्म कहानी। कास्ट जैसे ही आ गया तो कोई ना कोई ऊपर वाला कास्ट होगा, कोई ना कोई नीचे वाला कास्ट होगा, तो 1 और 4 आ गया तो ये भी इनइक्वालिटी हो गई। रिलीजियस हायरार्की है, तो रिलीजियस हायरार्की भी होगी तो कोई टॉप पे होगा, कोई सबसे नीचे होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गई? इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, कास्ट सिस्टम है, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, जेंडर हायरार्की है, मेल डोमिनेंस है और फीमेल का सबऑर्डिनेशन है। और क्या किया जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए और लीगल इक्वालिटी देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड इक्वालिटी एज फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, आर्टिकल 14 दिया हुआ है, आर्टिकल 15 दिया हुआ है, 16, 17, 39 बी और 39 सी, ये सारे चीज़ें जो दी गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, किसके सेंस में? इक्वालिटी के सेंस में। थोड़ा बहुत अगर जानना हो, जैसे 14 हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट। तो ये जो नो डिस्क्रिमिनेशन क्यों करने के लिए बताया जा रहा है आपको? कि सारे लोग इक्वल हैं, इसीलिए आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स पे। फिर 16 हो जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। 17 हो गया आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 39 बी सी हो गया आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को सही इक्वली मीन्स बांटना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल मूवमेंट फॉर इक्वालिटी, ठीक है ना, यानी क्या क्या सोशल मूवमेंट्स हुए इक्वालिटी लाने के लिए। तो दलित का मूवमेंट हुआ अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ जेंडर इक्वालिटी के लिए कि मेल और फीमेल एक बराबर हैं। ट्राइबल मूवमेंट हुआ फॉर कल्चरल एंड लैंड राइट्स, लैंड्स उनके बहुत सारे छीने गए थे, ब्रिटिशरी पीरियड से छीने गए थे। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, डिमांड फॉर रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे मूवमेंट्स हुए किसके लिए? इक्वालिटी के लिए। पॉलिसीज फॉर इक्वालिटी, क्या क्या पॉलिसीज हैं? रिजर्वेशन सिस्टम है, SC ST OBC वुमेन, इन सभी को रिजर्वेशन मिलता है। लैंड रिफॉर्म, लैंड को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एजुकेशन में एजुकेशनल स्कीम्स, पंचायती राज रिप्रेजेंटेशन दिया गया फीमेल्स को, और बहुत सारे जो बिलो स्टाटा लोग जो हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको दिया गया। वेलफेयर स्टेट मॉडल बनाया जाए, ठीक है ना, जिससे इनकम इनइक्वालिटी, नहीं तो जो जिनके पास ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो और रिच होते जाएंगे, और जिनके पास कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो, यानी जो वर्कर क्लास है, वो बहुत गरीब हो जाएगा। तो स्टेट इसका क्या ध्यान रखे कि आप वेलफेयर स्टेट बनिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस टू इक्वालिटी इन इंडिया, यानी इक्वालिटी लाने के लिए इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं। मतलब इक्वल लाने की कोशिश तो कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन से और वेरियस स्कीम्स लाके, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरियाज में हो रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी है इन लेबर पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, यानी लेबर पार्टिसिपेशन एक रेट होता है, ठीक है, कि जैसे ये एरिया है तो यहाँ के कितने मेंस लोग काम काम करते हैं और कितने वुमेन्स लोग काम कर रहे हैं। तो अभी भी इंडिया में वुमेन्स का जो वर्किंग उसमें जो वो है वो अभी कम है, ठीक है ना। लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखा जाए फीमेल्स का तो वो कम है, ठीक है। वेजेस में भी कम पैसे मिलते हैं। इनकम इनक्वालिटी है, ठीक है ना, कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो आप भी जान रहे हैं बहुत लिमिटेड है। तो जैसे समझ के चलिए गवर्नमेंट जॉब्स कितने होंगे, मेरे ख्याल में 7 से 9% है पूरे इंडिया में, और यही एक फॉर्मल सेक्टर है। MNC वगैरह भी फॉर्मल सेक्टर्स में आ जाते हैं,
बट ज़्यादातर क्या हो गया है, ज़्यादातर जो जॉब्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के हैं। ठीक है, अब इनफॉर्मल सेक्टर्स के होने की वजह से इनकम इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। रीजनल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट, अब मान लीजिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई गुजरात का डेवलपमेंट अच्छे से कर रहा है, बिहार का डेवलपमेंट अच्छे से ना करे। ठीक है, ये एग्जांपल काफ़ी होगा समझाए। डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेस इन इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है ना, डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया कि जो ये जैसे आप ही चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, और कोई रूरल एरिया है वहाँ के लोग इतना कुछ जान ही नहीं रहे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, या फिर एजुकेशन जॉब से रिलेटेड, ठीक है ना, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है ना, या फाइनेंस का भी देखा जाए ना, तो उसमें भी मेरा मानना है कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है। गूगल पे फ़ोन पे सब चलाना सीख गए हैं, लेकिन डिजिटल एजुकेशन जो होना चाहिए या फाइनेंस इनकम रिलेटेड जो नॉलेज होना चाहिए वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, बस बस यूज़ कर लेते हैं ऐप। तो इसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। यानी मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या चेंज इन सोशल आउटलुक। ठीक है ना, समाज में भी जो चेंज है तो इसको हम मॉडर्नाइज बोलते हैं। मॉडर्नाइजेशन हमने क्या सोचा, प्रमोट करता है इंडिविजुअलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, जिससे क्या होगा, इट लीड्स टू फॉर्मल इक्वालिटी, एक फॉर्मल तरीके की इक्वालिटी आएगी। बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू इनइक्वालिटी। यानी जो मॉडर्नाइज हम हो रहे हैं ना, इसके वजह से भी कुछ इनइक्वालिटी आ रही है। जैसे अर्बन रूरल गैप, अब अर्बन के लोग जिस तरीके के ऐप्स को यूज कर रहे हैं, जिन तरीके के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह नहीं है, लेकिन मान लो कोई जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, क्या ये रूरल, सारे रूरल एरियाज में है? बिल्कुल नहीं है। तो ये गैप आ जाता है। ठीक है ना, डिजिटल डिवाइड आ जाता है। ठीक है, दस इक्वालिटी इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि इक्वालिटी ए और बी को मैंने इक्वालिटी दे दी है, सब सही हो गया, नहीं। वक्त के साथ साथ हमें देखना होगा कि अभी भी ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक कंडीशन नहीं कि एक बार आपने चेक कर लिया दोनों इक्वल दिख रहे हैं तो हमेशा इक्वल रहेंगे, नहीं। डायनेमिक प्रोसेस है, चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे हमने ये इक्वालिटी टॉपिक्स को पूरे होल एंड सोल पूरा कंप्लीट किया, इंडियन पर्सपेक्टिव भी देख लिया, ऐसे ही अब इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, सोशल इनइक्वालिटी रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अनइक्वल है रिसोर्सेज, रिवॉर्ड्स, प्रिविलेजेस जो हैं अमंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स इन ए सोसाइटी। यानी किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो रिसोर्सेज का हो, अपॉर्चुनिटीज का हो, रिवार्ड्स का हो, प्रिविलेजेस का हो। ठीक है, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बट ऑल्सो, यानी सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी नहीं होती है, वेरियस टाइप्स की हो सकती है। स्टेटस बेस्ड हो सकता है, पॉलिटिकल बेस्ड हो सकता है, पावर बेस्ड हो सकता है, कल्चरल बेस्ड जैसे ऑनर, रिकॉग्निशन, जेंडर बेस्ड हो सकता है, रेशियल, एथनिक, कास्ट बेस्ड, ये सारी भी क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन भाई कितने टाइप्स के हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेटस इनइक्वालिटी, प्रेस्टीज, सोशल रिस्पेक्ट, अगर आप हायर कास्ट से हैं ज़्यादा रिस्पेक्ट है। देखिए, ऐसे एग्जांपल्स यूज मैं इसलिए करता हूँ कि आपको बस समझ में ज़्यादा है। अब दोनों का ही एग्जांपल देखिए, आप हायर कास्ट में है तब भी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, नहीं तो आपका क्लास ऊपर है फिर भी नाम में नहीं ले सकता, लेकिन जैसे कैसे समझाऊं, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, देखो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे मैं कोई गांव का आदमी हूँ, मान के चलो मैं एकदम गांव का आदमी हूँ। अब वो जो इन्फ्लुएंस, उसकी जो सोच है, क्योंकि वहां कास्टिज्म ज्यादा चलता है। ठीक है, गांव में, मान लो मैं गांव का आदमी हूँ। अब तुम मेरे को बताओ कि जितने भी जो अभी आपको इन्फ्लुएंसर दिखते हैं, क्या आपको उनकी कास्ट पता है? नहीं पता है। आपको क्या पता है, उनका क्लास पता है कि वो हायर क्लास में है। कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, कुछ भी है। ठीक है, कोई अच्छा सिंगर है, क्लास है, या अच्छा गाना, टैलेंट तो टैलेंट की जगह पे, मैं टैलेंट को भी देख ही नहीं रहा हूँ,
मैं सब इसकी बात कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ। तो क्लास की वजह से आप जान रहे हैं हायर क्लास से, अच्छी गाड़ी चला रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, अच्छा खाना पीना खा रहा है, अच्छा क्लास है, हाई क्लास है, ठीक है। तो वहाँ आप कास्ट नहीं देख रहे हैं। गांव में आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ कास्ट देख रहे हैं, तब आप क्लास नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है। तो इसके वजह से भी क्या है, इनइक्वालिटी है। अब देखिए जहां क्लास में देखिएगा तो जो हायर क्लास में है, तो जो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो अपने आप को, वहाँ जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं तो वो देखते हैं यार ये लोग इतनी अच्छी गाड़ी से घूम रहे हैं, हम लोग तो गरीब हैं। तो यहाँ क्या हो गया, क्लास वाली बात हो गई। यहाँ किसी के दिमाग में कास्ट नहीं चल रहा है। और गांव में क्या चलेगा, कास्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है। यानी बड़े कास्ट वाले जो हैं वो छोटे कास्ट से अच्छे से बात नहीं करेंगे। यहाँ जो रिच हैं या जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यही इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक हो गई, स्टेटस वाली हो गई जो अभी मैंने बताया, सोशल रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, पावर इनइक्वालिटी, कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्कल या डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जैसे आप, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे मेन से ये बोल देते हैं कि तुम करती क्या हो, घर में ही रहती हो, बैठी ही रहती हो, बस एक दो खाना ही तो बनाना है। ये सब बस एग्जांपल है। बट कहीं ना कहीं आप ये शोकेस कर रहे हैं कि आप बाहर जाके ब्रेड विनर वाला जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर काम है, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर की बात बता रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको लग रहा है क्योंकि आपको उसके बदले मनी मिल रहा है। वो लोग जो काम कर रही हैं उसको आप मनी के टर्म्स में आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि उससे आपको पता है उससे कोई मनी हमारे घर में नहीं आ रहा, इसलिए आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जेंडर इनक्वालिटी, एथनिक रेशियल इनइक्वालिटी, ठीक है ना, रेस या ये जो मैंने गोरा काला बताया था, ठीक है, या किसी रिलीजन को लेके आप डाउनग्रेड कर रहे हो। कल्चरल इनइक्वालिटी, ठीक है ना, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, नॉलेज टेक्नोलॉजिकल बेस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अब की फॉरेन में देखिए तो कुछ लोग लैपटॉप बैठ के क्लास में जा रहे हैं, क्लासरूम में लैपटॉप के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, और एक तरफ यहाँ है डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। या फिर अच्छे स्कूल्स में देखिए तो वो एआई की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में देखिए तो ठीक से किताब भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनइक्वालिटी है। अब उसी तरीके से जहाँ मतलब उसमें देखे थे जैसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इक्वालिटी पे, वैसे ही इनइक्वालिटी का देख रहे हैं। फंक्शनलिस्ट लोग क्या कहते हैं, फंक्शनलिस्ट की पर्सपेक्टिव क्या है, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूरे, पार्सन्स, डरकाइम, ये सब क्या बोलते हैं। तो इनका कहना है इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल, खत्म नहीं होगा, एंड फंक्शनल फॉर सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर चलाने के लिए इनइक्वालिटी जरूरी है, ऐसा इनका मानना है। Every society must ensure that important roles are filled by qualified people. इनका ऐसा मानना है कि सारे सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट रोल्स जो हैं वो क्वालिफाइड लोग के द्वारा ही भरे जाने चाहिए। इनइक्वालिटी मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू अचीव एंड परफॉर्म बेटर, ये ऐसा सोचते हैं। कौन सोच रहे हैं, डेविस मूरे की थीसिस है कि इनइक्वालिटी रहेगी ना तो जो इंडिविजुअल है, जैसे एग्जाम्पल है ये मैं फिर से बता रहा हूँ, डर लगता है क्योंकि ये सब चीज़ों से तो ये कास्ट है, मान लो मैं ये बोल रहा हूँ अपर कास्ट के जो लोग हैं ना वही इंटरव्यू देने आएंगे, अम, किसकी, किसी भी एक छोटे मोटे नौकरी की ये अपर कास्ट लोग देने आएंगे। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि इनइक्वालिटी है ना, ये तो जो वो जा नहीं पा रहा है, इनइक्वालिटी इसको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना, कि तुम और अच्छा करो तो तुम भी उस पोजीशन पे पहुंच सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल से मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनइक्वालिटी आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगा कि आपको और मेहनत करना है उस पोजीशन पे जाने के लिए। पार्सन वैल्यू सिस्टम ऑफ अचीवमेंट एंड यूनिवर्सलिज्म प्रमोट्स मेरिट बेस्ड हायरार्की, ठीक है ना, कि आप बहुत मेहनत करें, अचीव करें, ठीक है, उससे आप क्या हो जाएंगे, आप भी उस हायरार्की, आप भी उस ऑर्डर में जा पाएंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर, जजेस, इंजीनियर्स गेट हायर रिवॉर्ड्स बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल, उनके उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा है, इसलिए उनको जो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं वो हायर मिलते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं कि इन लोगों ने जस्टिफाई किया है एक्सप्लॉयटेशन को, ठीक है ना, कि ये जो इनइक्वालिटी है फंक्शनलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि सही है, ठीक है। तो ये लोग
उस कतार में खड़े हैं जहां पे एक्सप्लॉयटेशन को ये लोग सही मान रहे हैं। इग्नोर स्ट्रक्चरल बैरियर्स, जैसे कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ये सब जो बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स पे इनका ध्यान ही नहीं है। ये बस बोल रहे हैं मेहनत करो तुम भी उस हायरार्की में आ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए, चलिए अच्छा एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए मेरी सिस्टर ही है, मैं उसको पढ़ने ही ना दूं, ठीक है ना, और आप इधर ये बोल रहे हैं ना कि फीमेल डॉक्टर्स का वैकेंसी है, जिसको आना है वो आ जाए, या डॉक्टर्स कोई भी है, मेल फीमेल जिसको आना है आ जाइए, और फिर आपसे पूछा जाए कि फीमेल क्यों नहीं आ पा रही है, वो लोग मेहनत नहीं करती है ना, इसीलिए फीमेल डॉक्टर्स नहीं बन पाती है, दिमाग ही नहीं है उनमें। तो भैया मैं अपनी बहन को नहीं जाने दे रहा हूँ पेट्रियार्कल सोसाइटी में, बोल रहा हूँ साइंस वाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में बैठा करो, ठीक है, तो अब वो जा ही कैसे पाएगी, वो डॉक्टर बन ही कैसे पाएगी? समझ पा रहे हो? फंक्शनलिस्ट का ऐसा बोलना है। मैं बस इंडियन एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। एज्यूम्स एज ए मेट्रोक्रेटिक सोसाइटी डेट रेयरली एग्जिस्ट। तो ये लोग मान रहे हैं कि मेरिटोक्रेसी जो है, यानी जिसपे मेरिट होगी ना, वो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, रेयरली है ऐसा। हर चीज मेरिट के वजह से नहीं होती है, बहुत तरीके के बैरियर्स होते हैं। जैसे मान लो वही जो मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ, उसको मैं घर से नहीं निकलने दे रहा हूँ। मान लो अभी मोबाइल का जमाना है, मान लो मोबाइल का जमाना भी नहीं होता, मैं उसको कोई एंड्रॉइड सेट भी ना दूं, ठीक है ना, जिससे वो देख के कहीं पढ़ ले, मैं उसको मोबाइल भी ना दूं, मैं उसको घर से बाहर ना जाने दूं, वो घर में खाना वाना बस बना रही है, और फिर मैं ये बोलूं कि, या कोई और आके बोले कि मेरिट होता ना तुम में तो तुम डॉक्टर बन जाती, कैसे बन जाती? कोई रिसोर्स नहीं है, घर में बंद है, बाहर नहीं निकल पा रही है, एजुकेशन नहीं ले पा रही, वो कैसे डॉक्टर बन जाएगी? तो यही बात कही जा रही है कि आप जो ये एज्यूम करके बैठे हैं ना कि मेरिट के बेस्ड पे आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, रेयरली कहीं हो पाता है, ठीक है, ऐसा जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं, मैं तो बस समझा रहा हूं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कार्ल मार्क्स, रेल्फ डेरेंडॉफ एंड सी राइट मिल्स का क्या कहना है? इनइक्वालिटी अराइजेस फ्रॉम अनइक्वल ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर रिलेशन, ठीक है ना, यानी ऑनरशिप तो बराबर नहीं है, कुछ लोगों के पास जमीनें पहले से रह गई तो अब वो बहुत ऊपर है, ठीक है, इक्वल तो बटा नहीं है, या पावर इक्वली नहीं बटा हुआ है। इट इज मेन मेड एंड एक्सप्लॉयटेटिव नॉट फंक्शनल, यानी ये जो बनाया गया है, इनइक्वालिटी जो बनाई गई है ना, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई है, ये फंक्शनल इन नेचर नहीं है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? क्लास इनइक्वालिटी रिलेशंस टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वही है, हैव्स ने सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर रखा है और वर्कर क्लास परेशान है, हैव्स नॉट, ठीक है। अब ये जो वर्कर हैं जब ऑनर के खिलाफ क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे, तभी क्या होगी, इक्वालिटी आ पाएगी, नहीं तो तब तक क्या रहेगी, इनइक्वालिटी ही रहने वाली है, ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं, ओनली क्लास रेवोल्यूशन कैन ब्रिंग इक्वालिटी। सी राइट मिल्स क्या कह रहे हैं? पावर इलीट कंट्रोल्स पॉलिटिक्स, जो पावरफुल जो लोग हैं, इलीट लोग जो हैं, ये कंट्रोल करते हैं पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, मिलिट्री को। मॉडर्न इनइक्वालिटी इज इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू इलीट नेटवर्क, यानी ये जो 4-5 इलीट मेंबर्स है ना, इलीट मेंबर बोलो, रिच मेंबर्स बोलो, अब यही क्या कर रहे हैं ना, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्या कंट्रोल कर रहे हैं? पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, पुलिसिंग को, जुडिशरी को, ये सबको कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। यानी कि मॉडर्न में जो इनइक्वालिटी क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू है, यानी ये इन इलीट लोगों का नेटवर्क इन लोगों ने बना लिया है। और अच्छे से समझा देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, रुको सोचता हूँ। ऐसे समझो, एक मैं हूँ, ठीक है, एक कोई, ये तो मैं हो गया, एक मान लो यहीं का कोई बच्चा है, एक्स स्टूडेंट है कोई, ठीक है, एक वाई स्टूडेंट है, हम ये 3 लोग हैं, हम ही तीनों पावरफुल इलीट लोग हैं। अब मेरे वाई का कोई टेंशन हो गया, ठीक है ना, ये सब मूवीज में आप देखते होंगे, थोड़ा बहुत रियलिटी है सोसाइटी से रिलेटेड। वाई ने कोई एक्सीडेंट कर दिया है, ठीक है, एक्स का पहचान बहुत ऊपर तक है पुलिसिंग में, और मेरी पहचान जुडिशरी के अपर लेवल तक है। मैंने दोनों जगह से बात कर ली, और विद इन 5 आवर्स सारा जो
प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया। समझ रहे हो? इसी की बात कर रहा है कि मॉडर्न इनइक्वालिटी क्या हो गई है, ये जो इलीट लोगों ने अपना नेटवर्क बना रखा है ना, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। आगे बढ़े। रेल्फ डेरेनड्रॉप का क्या कहना है, इवन मॉडर्न सोसाइटीज हैव इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी मॉडर्न सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी है, किसके बेस पे? अथॉरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज है उसके थ्रू। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, ये ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं। अंडर प्लेस कल्चर, आइडियोलॉजी और प्रेस्टीज को ये लोग क्या कर रहे हैं? अंडर प्ले कर रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विबेरियन पर्सपेक्टिव। क्या है? इनइक्वालिटी इज मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है। जैसा कार्ल मार्क्स या जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं वो लोग बस इकोनॉमिक सेंस में देख रहे हैं इनइक्वालिटी को, मल्टी डायमेंशनल है। क्लास के फॉर्म में है, जैसे इकोनॉमिक, इनकम, वेल्थ। स्टेटस के फॉर्म में जैसे सोशल ऑनर, प्रेस्टीज। पार्टी के फॉर्म में जैसे पॉलिटिक्स। ठीक है। इनइक्वालिटी परसिस्ट ड्यू टू सोशल क्लोजर, ग्रुप रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू प्रिविलेजेस थ्रू एजुकेशन, मैरिज, नेटवर्क। यानी कि इनइक्वालिटी परसिस्ट कर रहा है किसके वजह से? सोशल क्लोजर की वजह से। यानी सोसाइटी ने ऐसे क्लोज ग्रुप्स टाइप्स के बना दिए हैं। ठीक है ना, क्लोज ग्रुप। अब जैसे मान लो मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी कहाँ करा रहा हूँ? मान लो मैं हाई क्लास में हूँ तो शादी भी हाई क्लास में करा रहा हूँ। अब क्या हुआ, हम दो हाई क्लास का रिश्ता बन गया। उस आदमी के, उसके जो फादर हैं उसका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, मेरा भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। उसको कोई प्रॉब्लम हुई या मेरे दामाद को कोई प्रॉब्लम हुई, मैं देख लूंगा। अगर उनसे संभल रहा है तो वो देख लेंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया एजुकेशन, मैरिजेस, नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये सोशल क्लोजर ग्रुप्स वगैरह बना लिए जाते हैं। फेमिनिस्टिक का पर्सपेक्टिव क्या है? इनइक्वालिटी इज रूटेड इन पैट्रियार्कल, मेल डोमिनेंस इन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड फैमिली। ये ऊपर ही देखे देखो लगभग सब चीजें सेम है। इक्वालिटी इनइक्वालिटी कोई ज्यादा अलग टॉपिक नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस। पोस्ट मॉडर्न एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इनइक्वालिटी टुडे इज ग्लोबलाइज्ड बिटवीन नेशंस, नॉट ओनली क्लासेस। यानी सिर्फ क्लास के बीच में नहीं रह गई है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीजें फैल चुकी हैं। फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी, बहुत जगह पे अभी भी आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी देखी जाती है, जैसे रेस को लेके, एथनिसिटी को, सेक्सुअलिटी को लेके, डिजिटल एक्सेस को लेके। माइकल फोकलकॉल्ट क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी सस्टेन्ड बाय नॉलेज एंड पावर नेटवर्क। यानी जो नॉलेजेबल लोग हैं, टॉप के जो लोग हैं, जो पावरफुल नेटवर्क्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां से वो लोग चीजों को रोटेट करते हैं और इनइक्वालिटी बना के रखते हैं। एंथनी गिडेंस का क्या कहना है? रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स न्यू इनइक्वालिटीज, इंफॉर्मेशन का और टेक्नोलॉजी का। यानी सही इंफॉर्मेशन, सही टेक्नोलॉजी का होता है ना, उसको जल्दी फैलने नहीं देना, अपने तक रखना। ठीक है, उससे इनइक्वालिटी बनाना। जैसे कैसे समझाऊं? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं एक, जैसे फाइनेंस के बारे में एक बात बोल रहा हूं। जैसे आपको अभी समझ आ रहा होगा कि एसआईपी अच्छी चीज है, तो आप आज एसआईपी कर रहे हो, जो ऊपर जो लोग हैं ना, वो एसआईपी कब का छोड़ दिए होंगे। सच बता रहा हूं। फिर आप बहुत सालों में क्या समझोगे कि एसआईपी से अच्छा एचडब्ल्यूपी है। तो ये भी उन लोगों ने कब का छोड़ रखा होगा। तो समझ रहे हो, ये इंफॉर्मेशन हमारे तक आने में ना समय लग जाता है। ऊपर के लोग पैसा को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टॉप के लोगों के पास होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे के लोगों के पास आता है, और फिर वो लोग ट्राई कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। समझ पा रहे हो? इसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स व्यूज ऑन इनइक्वालिटी। तो कार्ल मार्क्स का क्या था? इकोनॉमिक क्लास क्या है, ओ सॉरी, इनका थोड़ा इकोनॉमिक था, क्लास को लेके कि एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है कैपिटलिज्म। ठीक है ना, क्लासलेस सोसाइटी बनेगी तभी क्या आ पाएगा? इक्वालिटी आ पाएगी। वीबर का क्या कहना था? क्लास, स्टेटस, पार्टी मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ इकोनॉमिक आधार पे हम नहीं देख सकते। इक्वालिटी लाने के लिए क्या करना होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लोगों को जाना होगा। डरकाइंग का क्या कहना है? फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, मोरल रेगुलेशन से ही इक्वालिटी वापस आ पाएगी। डेविस एंड मूरे का क्या कहना है? रोल डिफरेंशिएशन, मेरिटोक्रेसी रहेगी, ठीक है ना, मेरिट बेस्ड
तो इक्वालिटी आ सकती है। पार्सन्स का क्या कहना है, वैल्यू कंसेंसस है, यूनिवर्सलिज्म की वजह से इक्वालिटी आ सकती है। फेमिनिस्ट का क्या है, जेंडर एंड पेट्रियार्की, स्ट्रक्चरल जेंडर जस्टिस, ठीक है ना, यानी जो स्ट्रक्चर ही बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में जब हम चेंज करेंगे, जस्टिस करेंगे दोनों जेंडर्स को लेके, जो भी जितने भी जेंडर्स है उनको लेके, तभी इक्वालिटी आ पाएगी। इनइक्वालिटी अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, मोस्ट रिजिड फॉर्म जो सोशल इनइक्वालिटी का हो सकता है, बेस्ड ऑन बर्थ है और प्योरिटी पॉल्यूशन, ठीक है ना, जो जिस घर में जन्मा है वो उसी कास्ट का रह गया। लुइस डुमेंट का क्या कहना है, होमो हिराकेशियस, यानी वही हायरार्की की बात हो रही है, कास्ट है, रिचुअल हायरार्की चली आ रही है। एम एन श्रीनिवास का कहना है, डोमिनेंट कास्ट एंड सब्सक्रेटाइजेशन सो लिमिटेड मोबिलिटी, ठीक है ना, यानी आप डोमिनेंट कास्ट में नहीं जा सकते, मोबिलिटी थोड़ा बहुत जो मैंने बताया था, ओबीसी है तो एक कास्ट से उठ के दूसरे में चल जाएगा, लेकिन वो अपर में नहीं जा सकता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे, एम एन श्रीनिवास को हम लोग को पढ़ना है इंडियन सोसाइटी में। नेक्स्ट है क्लास इनइक्वालिटी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ जिससे क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी हुई। जैसे इसमें एक अच्छा एग्जांपल भारत का मैं दे सकता हूँ, गुजरात, मारवाड़ी, ठीक है, ये लोग बहुत बिजनेस करते हैं, ठीक है। अर्बन रूरल का डिवाइड हुआ, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल डिवाइड हुआ, ठीक है, फॉर्मल जॉब्स में देखो इतनी अच्छी सैलरीज है, रूल रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो होते हैं, इनफॉर्मल में देख लो संडे को भी जाना पड़ जाएगा आपको ड्यूटी अगर बुला रहे हैं तो। बीपीएल वर्सेस इलीट का कंजप्शन पैटर्न्स हुआ, ठीक है, तो क्लास को लेके भी इनइक्वालिटीज काफी बढ़ी, या हमारे इंडिया में हुई है। जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन फेस अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हमारे भारत की बात हो रही है, तो ये पता है वुमेन्स के साथ एजुकेशन इक्वल नहीं है, वर्क में नहीं है, हेल्थ में, पॉलिटिक्स में। पेट्रियार्कल वैल्यूज परसिस्ट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, तो ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है वो अर्बन में भी है और रूरल में भी है। फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए, बेटी बचाओ, 33% रिजर्वेशन का, तो इनसे इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन मिला है, थोड़ी बहुत इक्वालिटी आई है, पूरी तरीके से नहीं। रीजनल एंड कल्चरल इनइक्वालिटी, अनइवन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, अब बात रीजन्स की हो रही है, ठीक है ना, तो रीजन्स में देखो, अब एक स्टेट है बहुत आगे जा रहा है, बिहार को देख लो, ठीक है, या फिर ऐसे देखोगे नॉर्थ और साउथ को देख लो, साउथ बहुत डेवलप है, नॉर्थ डेवलप नहीं है। फिर और नीचे आओगे तो अर्बन एरियाज को देख लो कितने डेवलप रहते हैं, रूरल एरिया को देख लो, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड इन एक्सेस टू, अब जो ट्राइबल ग्रुप्स है वहाँ कोई एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, बहुत सारे लैंड्स जो उनसे लिए गए थे अभी तक दिए नहीं गए, बहुत लोगों ने वादे किए, उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे या वहाँ के विधायक, एमएलए, एमएलसी जो भी होंगे, उन्होंने वादे किए, लेकिन अभी तक उन्हें प्रॉपर जो भी उनका लैंड था, उनके पूर्वजों का जितना लैंड था वो नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या है इंडिया का। आर्टिकल 14-15 से इक्वालिटी देने की बात है, रिजर्वेशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि वो थोड़ा ऊपर आ सके और इक्वालिटी मेंटेन हो। लैंड रिफॉर्म्स लिए गए, अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए कि जो भी नीचे के लोग हैं उनको अपर लेवल पे लाया जाए जिससे इक्वालिटी बने, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन एंड इनइक्वालिटी, इसमें क्या है, मॉडर्नाइज वाज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी मॉडर्नाइजेशन आएगा तो हम सोचे थे कि इनइक्वालिटी बहुत रिड्यूस होगी बाय प्रोमोटिंग मेरिट, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, बट क्रिएटेड न्यू इनइक्वालिटी, डिजिटल डिवाइड हुआ, टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ही था कि अभी ये टॉपिक जस्ट हमने इक्वालिटी में भी पढ़ा है कि अब एआई कहीं पे पढ़ाया जा रहा है और कहीं पे कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर ही नहीं है, कंप्यूटर की किताब तो है, कंप्यूटर ही नहीं है, कंप्यूटर का टीचर ही नहीं है, सोच लो कितना डिवाइड है। एक तरफ क्या हो रहा है, एआई पढ़ाया जा रहा है, और एक तरफ क्या है, उस स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं है, कंप्यूटर के टीचर कभी हायर ही नहीं हुए। तो मॉडर्नाइजेशन से हम कैसे बोल दें कि इक्वालिटी आ रही है, बहुत नए नए सेक्टर्स में इनइक्वालिटी बढ़ रही है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ ये वाला, फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे को मैसेज या कमेंट कर देना कि इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं,
तो मैं आगे के भी टॉपिक्स को कोशिश करूँगा कि होल एंड सोल जितने भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इनफैक्ट इंडियन पर्सपेक्टिव भी जो है उसको मैं ऐड करके ही पढ़ा दूँ। ठीक है? और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, खाना अच्छे से खाएं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।